हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइलेंट क्लास यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट जीएटी के पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी जैसे डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो क्वेश्चंस है मोस्टली जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल साइलेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे। आप जब साइलेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट पर आएंगे तो आपको एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और भी सारे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और भी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की सीरीज चलाई जा रही है। ये एसएससी स्पेशल है, जहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे जो है प्रीमियम कंटेंट है, जो कि आपको साइलेंट क्लासेस पर फ्री में मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स के लिए। वहीं यदि बात करें एनडीए के लिए, तो देखिए एनडीए के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए और एनडीए एग्जाम के लिए। नेवी, एयरफोर्स और भी सारे एग्जाम की बात करें तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है, और भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग इन वीडियोस को जरूर से देखें। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से इस चैनल को ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, ठीक है, जहां से आप लोग ज्वाइन करके इसके बेनिफिट्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पर तीन तरह के मेंबर्स को बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यदि आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं। पहला है सिल्वर मेंबर, जिसमें आपको 89 रुपीज पर मंथ पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्क्स मिलेंगे, जैसे आपको कस्टम इमोजीज और पैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सबसे पहले आपके कमेंट्स को ही पिकअप किया जाएगा और उनका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। वहीं यदि गोल्ड मेंबर्स की बात करें तो गोल्ड मेंबर्स में सिल्वर मेंबर्स के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे ईयरली एक्सेस टू न्यू वीडियोस। यहाँ पर आपको न्यू वीडियोस को सबसे पहले देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि आप इस मेंबरशिप को लेते हैं तो एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स दिए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पर्सनली कांटेक्ट किया जाएगा और उस एग्जाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आप डायमंड मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसका जो प्राइस है वो 1999 रुपीज का है, ठीक है। और यदि आप डायमंड मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिवली व्हाट्सएप में कम्युनिटी सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमारे जितने भी सारे फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में आपको सबसे पहले सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्क्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। जैसे आप डायमंड मेंबर लेते हैं तो आपको गोल्ड और सिल्वर मेंबर पहले से ही दिए जाते हैं, वो तो आपको दिए ही जाएंगे, साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा और आप जो जितने भी सारे क्वेश्चंस करेंगे उन सभी का आंसर हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप जरूर से ज्वाइन करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। एक नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की राजधानी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है दमन, ऑप्शन सी है थिम्पू या ऑप्शन डी है काठमांडू। तो ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। दमन वो द्वीप की राजधानी है, ठीक है। थिम्पू जो यहाँ पर है बिल्कुल सही हो जाएगा, थिम्पू भूटान की राजधानी है और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है वो है भूटानीज नगुल्ट्रम, ठीक है। भूटानीज नगुल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा हो जाती है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, आधिकारिक भाषा जो है वो है डोंगखा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर? भारी जल का क्वथनांक क्या है? ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 110.5 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी है 120.8 डिग्री सेल्सियस। तो भारी जल यानी D2O का क्वथनांक जो होता है वो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द दाचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दाचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। असम की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो कि असम की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है और काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 1985 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है, जिसमें पूरे विश्व में पाए जाने वाले राइनोसोरस का 2/3 भाग को रखा गया है, ठीक है। वहीं यदि सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें असम की, तो असम की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
वहीं यदि कर्नाटक की बात करें तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, किस नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कर्नाटक में। तो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें लगभग 150 स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। वहीं यदि सबसे न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत वो टाइगर रिजर्व है, तो जिसकी स्टेब्लिशमेंट 2014 में किया गया था, ठीक है, सबसे न्यूएस्ट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डाचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन है ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, ऑप्शन बी है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी या ऑप्शन डी है अम्ल मिट्टी। गेहूं उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है एलुवियल सॉइल वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, ठीक है, काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि सैंडी सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल में सब्जियां होती हैं, ठीक है, आलू टमाटर गाजर बीट ऑर्गेनो स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, तो इस तरह की फसलों की खेती जो होती है वो रेतीली मिट्टी में की जाती है। ठीक है, एसिडिक सॉइल की बात करें अम्लीय मिट्टी, तो अम्लीय मिट्टी में आम काजू, ठीक है, साइट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे पाइनएप्पल, तो इस तरह के फसलों की खेती की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। By which committee was the Ashoka Chakra placed on the Indian flag in 1947? 1947 में किस समिति द्वारा भारत ध्वज पर अशोक चक्र अंकित किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद कमेटी, ठीक है, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू कमेटी, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर कमेटी या ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस कमेटी। तो दिए गए ऑप्शंस में से राजेंद्र प्रसाद कमेटी के द्वारा 1947 में भारतीय ध्वज पर अशोक चक्र अंकित किया गया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इस चैनल का जो पीडीएफ है आपको साइलेंट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड और भी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहीं पर आपको जो है आज के इस क्लास का पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वो भी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following gases is used in flash photography? फ्लैश फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी जेनॉन या ऑप्शन डी क्रिप्टॉन। तो नियॉन गैस का उपयोग फिलामेंट वाले बल्ब में किया जाता है। आर्गन गैस का उपयोग ट्यून बल्ब में किया जाता है, जो कि बेसिकली दिवाली के दिन या फिर किसी भी और ओकेजन में जलाया जाता है। ठीक है, जेनॉन गैस का उपयोग यहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, और क्रिप्टॉन गैस का उपयोग जो है ट्यूब बल्ब में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, ये जैसे फिलामेंट वाले बल्ब है। ठीक है, इसमें नियॉन गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट की बात करें ट्यूब बल्ब्स में, ठीक है, तो इस तरह के जो ट्यून बल्ब्स होते हैं जो कि दीपावली के दिनों में या फिर और भी किसी क्रिसमस वगैरह में फेस्टिवल्स में जलाए जाते हैं, इसमें आर्गन गैस भरी हुई होती है। ठीक है, इसमें क्रिप्टॉन गैस भरी हुई होती है और ये जो है इस तरह के जो ट्यूब बने होते हैं इसमें फ्लैश फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है और इसमें जेनॉन गैस भरी हुई होती है। ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When do we celebrate National Javelin Day? हम राष्ट्रीय भाला दिवस या भाला फेंको दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त या ऑप्शन डी 9 अगस्त। तो राष्ट्रीय भाला दिवस नेशनल जैवलिन डे 7 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो जब भी नेशनल जैवलिन डे की बात आती है तो नीरज चोपड़ा को याद किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो यहाँ पर 7 अगस्त बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल जैवलिन डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the first scholar to use the term in the civilization? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑप्शन डी राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग जॉन मार्शल जी के द्वारा 1924 में किया गया था। ठीक है, जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? ठीक है, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी किलो ओम, ऑप्शन सी मिली ओम या फिर ऑप्शन डी मेगा ओम। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध की इकाई नहीं पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस की।
ठीक है, तो आप यहाँ एक गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिरोध का इकाई ओम सही करके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसका जो सही आंसर है वो होगा मेगा ओम, ठीक है। और वही यदि रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा जाए तो हम लोग ओम कर सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगा ओम। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the value of electrical conductivity of an aluminium conductor? एल्युमिनियम चालक की विद्युत चालकता का मान क्या है? तो एल्युमिनियम चालक की विद्युत चालकता का मान 35 महो पर मीटर है, ठीक है। महो यूनिट होती है कंडक्टिविटी की, महो पर मीटर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी नंबर 35 महो पर मीटर बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम द स्टोन एज फाउंड इन इंडिया? भारत में पाषाण युग के शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी भीमबेटका या ऑप्शन डी बाघ केव्स, ठीक है, बाघ की गुफाएं। तो भारत में पाषाण युग के शैल चित्र जो है वो भीमबेटका में पाए गए हैं, ठीक है। इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन रेजन डिस्ट्रिक्ट बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश। तो जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, ठीक है, वो रेजन डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं, ठीक है, जो कि होशंगाबाद और भोपाल के बीच है मध्य प्रदेश में। और ये गुफाएं जो है वो बीएस वाकनकर के द्वारा खोजा गया था 1957 में, ठीक है, और इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसके तहत 7 पहाड़ियां और 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स जो है वो आते हैं और जो 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें देख सकते हैं जो भीमबेटका के गुफाओं में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which article of the Constitution of India covers the right to life? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 में या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 में। तो भारतीय संविधान के 21वें अनुच्छेद में जीवन का आधार राइट टू लाइफ शामिल है, ठीक है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। The right to life is included in Article 21 of the Part 3 of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तीसरे भाग में राइट टू लाइफ को इंक्लूड किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, ठीक है। समय समय पर अनुच्छेद 21 में जो है कई तरह के अधिकार को और शामिल किए गए हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से कि इट इंक्लूड्स मैनी राइट्स लाइक राइट टू हेल्थ एंड ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट प्राइवेसी, लाइवलीहुड, शेल्टर, एजुकेशन, फ्री लीगल एड अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ट्रैवल अब्रॉड, इमरजेंसी मेडिकल एड, रेपुटेशन, एम्प्लॉयमेंट etc. ओके, सो इन सभी अधिकारों को जो है आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a condition of obtaining citizenship in India? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? ऑप्शन ए जन्म बर्थ, ऑप्शन बी डायनास्टी, वंश, ऑप्शन सी नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण या ऑप्शन डी संपत्ति अधिग्रहण प्रॉपर्टी एक्विजिशन। संपत्ति अधिग्रहण जो है वो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। प्रॉपर्टी एक्विजिशन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार 5 कंडीशंस को कुछ इस तरह से नोट डाउन किया गया है। हेरिडेटरी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण, इट कैन बी बेस्ड ऑन बर्थ, ये जन्म पर आधारित हो सकता है, या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र का समावेशी। इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत शामिल किया गया है, जिसके अनुसार ही आपको सिटीजनशिप जो है भारत का प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन्हरा इज अ मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सिन्हरी निम्नलिखित में से किस देश की प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से सिन्हरी जो है वो श्रीलंका की प्रमुख भाषा है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का भाषा मलेशिया है। तो म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मेस है और इंडोनेशिया का इंडोनेशियन है, ठीक है, और भाषा इंडोनेशियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है श्रीलंका की जो है सिन्हलीज भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका की, और ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि श्रीलंका के लोगों के द्वारा बोली जाती है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following regions is known for oil extraction in India? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए कोलर, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी मुंबई है। कोलर को गोल्डन सिटी कहते हैं जो कि सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। वहीं यदि झरिया की बात करें तो झरिया में कोयला खदान है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर स्टील प्लांट है। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया तेल निष्कर्षण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मुंबई हाई को भारत में तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई हाई इज नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया। ठीक है, मुंबई हाई जो है तेल निष्कर्षण के लिए भारत में जाना जाता है। यह एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द बैटल ऑफ प्लासी हु लेड द ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लिफ, ऑप्शन बी एलन कनिंघम, ऑप्शन सी जेम्स अलेक्जेंडर या ऑप्शन डी नेविल चैम्बरलिन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से रॉबर्ट क्लिफ ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 में। ठीक है, जो कि कोलकाता में भागीरथी नदी के किनारे लड़ी गई थी। यह जो युद्ध हुआ था यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था और मीर जफर वहां का नवाब बन गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was considered as the father of all India services? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि भारत के इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर थे, उन्हें गार्जियन सेज ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सिविल सर्विसेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिविल सर्विसेज डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लोकेटेड इन इंडिया? भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सत्याग्रह सभा इन फरवरी 1990? ओके, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी सेट अप सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 इन बॉम्बे। ओके, सो 24 फरवरी 1919 को जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसके बाद ही रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यस्थीकरण के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following correctly depicts Indian Standard Time? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए है जीएमटी प्लस 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी है जीएमटी माइनस 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है, ऑप्शन सी है जीएमटी माइनस 4 घंटा 30 मिनट, या फिर ऑप्शन डी है जीएमटी प्लस 4 घंटा 30 मिनट। ये आवर्स है और ये मिनट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जीएमटी भारतीय मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है जीएमटी प्लस 5 घंटा 30 मिनट। तो जीएमटी क्या है? जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि बेसिकली रॉयल वेधशाला में औसत शॉर्ट समय है, जिसकी गणना आधी रात से की जाती है। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है वो जीएमटी के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि भारतीय मानक समय जो है वो जीएमटी के समय से कितना आगे है, तो ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, और इसमें जो है डे लाइट सेविंग टाइम के साथ साथ अन्य मौसमी कारकों को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी डिफेंस एग्जाम से एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कोल्हाटी लैंग्वेज स्पोकन? तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में कोल्हाटी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कोल्हाटी और मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, बिहार में आपका भोजपुरी और बिहारी बोला जाता है। ठीक है, ओडिशा में ओडिया बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में जो है वो तेलुगु भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, बिहार में भोजपुरी हिंदी बोली जाती है, ओडिशा में ओडिया बोली जाती है, महाराष्ट्र में कोल्हाटी मराठी,
ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जो है तेलुगु बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल शेप ऑफ एन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व? औसत स्थिर लागत वक्र का सामान्य आकार क्या होता है? ऑप्शन ए है यू शेप, ठीक है, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ऑप्शन सी है इन्वर्टेड वी शेप, उल्टे भी आकार का, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार हाइपरबोला के जैसा होता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है औसत स्थिर लागत वक्र का जो आकार होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? औसत स्थिर लागत, जिसे शॉर्ट फॉर्म एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, वह जो होता है वो स्थिर लागत होता है जो किसी कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव नहीं करती है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी आयताकार हाइपरबोला के जैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय इंक्रीजिंग आउटपुट। ठीक है, तो स्थिर लागत की सामान्य राशि को बढ़ते उत्पादन से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो होता है आकार वो आयताकार हाइपरबोला के जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया Which state has the lowest population density? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम होता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शंस में से अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वहीं यदि केरल की बात करें तो केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, लोएस्ट सेक्स रेशियो यहाँ पर हरियाणा में हो जाता है। ठीक है, और लोएस्ट पॉपुलेशन रेशियो जो है वो है सिक्किम में, हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट जो है जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार में। ठीक है, और हाईएस्ट जनसंख्या यदि किस राज्य में है, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। तो इसी के साथ डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मच रिस्क कवरेज इज इन पीएम सुरक्षा बीमा योजना? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना जोखिम कवरेज है? ठीक है, ऑप्शन ए 2 लाख रुपए का, ऑप्शन बी 1 लाख रुपए का, ऑप्शन सी 1.5 लाख रुपए का या फिर ऑप्शन डी 2.25 लाख रुपए का। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है रिस्क कवरेज को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, जिसके तहत जो कि बेसिकली 2015 में लॉन्च किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में। ठीक है, और इसके तहत जो है 2 लाख रुपए का कवरेज को, जो एक्सीडेंटल डेथ कवरेज को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। When do we celebrate International Day of Multilateralism and Diplomacy? हम अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद एवं कूटनीति दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 24 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी है 4 जनवरी। तो दिए गए ऑप्शंस में से अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद एवं कूटनीति दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जनवरी को जो है वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 24 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि सभी एनडीए एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स और भी सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और भी डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो यदि आपने पहले के इंपॉर्टेंट वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में शो हो रहे हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सभी एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स के लिए और भी सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करेंगे आप हमारे प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन बटन है, यहाँ से आप जरूर से ज्वाइन कीजिए सारी क्लास को, जिससे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक, पीडीएफ और भी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है, सभी में आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको टाइमली इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपके एग्जाम के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।